दोस्तों सोचो सिर्फ 1000 के आसपास सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर है पूरी इंडिया में। और यूनिक रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स है 13 करोड़ से ज़्यादा। और डीमैट अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो 21 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो देखा जाए तो डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम। तो अगर आप फाइनेंस के फील्ड में करियर बनाना चाहते हो या खुद का एडवाइजरी स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कैसे बनते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस कितनी लगेगी, डिपॉजिट कितना करना पड़ेगा और इनकम पोटेंशियल क्या है। और वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं एंड में एक कॉमन मिस्टेक के बारे में बताऊंगा जो लोग अक्सर रजिस्ट्रेशन के टाइम में करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र कौन होता है। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल होता है जो क्लाइंट्स को फाइनेंशियल रिस्क के बेसिस पे, रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे, फाइनेंशियल पोजीशन के बेसिस पे, फाइनेंशियल गोल के बेसिस पे और मार्केट कंडीशन के बेसिस पे पर्सनलाइज एडवाइस देता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड एडवाइज़र जो होता है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, वो कमीशन अर्न करता है कंपनी से। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र जो होता है वो डायरेक्टली फी चार्ज करता है क्लाइंट को, जो और पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देता है। रिसर्च एनालिस्ट जो होता है वो एक ही रिपोर्ट प्रिपेयर करता है और अपने जितने भी क्लाइंट्स होते हैं सबको को एक साथ सर्कुलेट करता है। तो ये एक चीज़ समझना हमें ज़रूरी है कि आईए एक प्रेस्टिजियस और ट्रस्ट बेस्ड प्रोफेशन है। यहाँ पे हम कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे होते हैं, ये एक फिड्यूशियरी होता है। मतलब कि एक आईए क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में लीगली रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए अब देखते हैं कि आईए बनने के लिए पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सिर्फ डिग्री नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है, तो वो सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एज एंड सिटीजनशिप के बारे में। तो मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। एंड जो एप्लीकेंट है वो इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो नवंबर 25 2025 के बाद में सेबी ने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में काफ़ी रिलैक्सेशन दिया है। एंड अभी क्या है कि अगर आप ग्रेजुएट है कोई भी डिसिप्लिन में तो आप इस क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स जैसे फील्ड्स तक लिमिटेड थी, लेकिन अब इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मेडिसिन, लॉ, ये सब फील्ड को इंक्लूड कर दिया गया है। तो अगर आप कोई भी तरीके के ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सी एफ ए चार्टर है फ्रॉम सी एफ ए इंस्टीट्यूट तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंस रिलेटेड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा या एनआईएसएम का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन सिक्योरिटीज मार्केट भी होने से चलेगा। बस कंडीशन ये है कि अगर आपके पास में फाइनेंस रिलेटेड डिग्री नहीं है तो आपका लिए एनआईएसएम का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वही आपका डोमेन नॉलेज को प्रूफ करता है। तो हाँ, आप डॉक्टर हो या लॉयर हो या इंजीनियर हो, आप रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बन सकते हैं। बस एनआईएसएम 10A और 10B का सर्टिफिकेशन क्लियर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के बारे में। तो एनआईएसएम सीरीज 10A यानी कि इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल 1 और एनआईएसएम सीरीज 10B यानी कि इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल 2, ये दोनों सर्टिफिकेशन आपको क्लियर करनी पड़ती है। इसके अलावा हर 3 साल में रिन्यूअल के लिए आपको एनआईएसएम सीरीज 10C यानी कि रिन्यूअल एग्ज़ाम देना होता है, या फिर सीपीई प्रोग्राम भी कंप्लीट कर सकते हैं। इस रूट में आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। हालांकि इसे सेबी का जो रजिस्ट्रेशन है इसे उसके साथ में कंप्लीट मतलब कि कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि सेबी का जो रजिस्ट्रेशन है वो 5 साल के लिए वैलिड है, 5 साल के बाद में रिन्यू करवाना पड़ता है। अब वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। तो गुड न्यूज़ है, सेबी ने पहले 5 साल का एक्सपीरियंस क्राइटेरिया रख रखा था जो कि अब हटा दिया गया है। हालांकि ये एक चीज़ है कि अब फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि सीरीज़ जो एनआईएसएम सीरीज़ 10A और 10B है वो कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद आता है फिट एंड प्रॉपर पर्सन क्राइटेरिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। सेबी चेक करता है कि आप किसी भी तरीके के इकोनॉमिक ऑफेंस या फिर सिक्योरिटीज लॉ वायलेशन में कन्विक्टेड ना हो। इसके अलावा फाइनेंशियली एंड प्रोफेशनली ऑनेस्ट हो। ये सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन के थ्रू होता है, इसमें और ज़्यादा कुछ ही नहीं करना पड़ता। और आप स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ना हो जो साइमल्टेनियसली एडवाइजरी चला रहा हो, क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाता है। अब रिसेंट रिलैक्सेशन के बारे में बात करते हैं। तो सेबी ने काफ़ी सारी चीज़ों में रिलैक्सेशन दी है, जैसे कि सिविल स्कोर क्रेडिट रिपोर्ट अब सबमिट करना नहीं पड़ता है। नेटवर्क सर्टिफिकेट, एसेट लाइबिलिटी स्टेटमेंट या फिर आईटीआर भी आपको मैंडेटरी नहीं है सबमिट करना। इसके अलावा डिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट वो भी आपको सबमिट करना ज़रूरी नहीं है, जैसे कि ऑफिस स्पेस, इक्विपमेंट, रिसर्च सॉफ्टवेयर। आपको बस एक सिंपल डिक्लेरेशन देना होता है। तो देखा जाए तो जो पहले जो एंट्री बैरियर था उसको बहुत हद तक कम कर दिया, ताकि फ्रेशर्स और ना जितने भी
ग्रेजुएट्स है वो इजीली इसमें अप्लाई कर सके। तो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आखिरी पॉइंट में हम लोग आते हैं, जो कि है इंडिविजुअल वर्सेस नॉन इंडिविजुअल आरआईए। तो अगर आप इंडिविजुअल के रूप में रजिस्टर करते हो और अगर आपकी क्लाइंट्स जो है, नंबर ऑफ क्लाइंट्स वो 300 से ज़्यादा हो जाती है, तो आपको नॉन इंडिविजुअल आरआईए में कन्वर्ट होना पड़ेगा। या फिर आपका जो टोटल एनुअल फीस है वो 3 करोड़ से एक्सीड हो जाता है, तो भी आपको नॉन इंडिविजुअल आरआईए में में रजिस्टर करना पड़ेगा। एंड जैसे ही आपका जो क्राइटेरिया है, आप उसको थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते ही, आप जैसे ही नॉन इंडिविजुअल आरआईए बनते हैं, तो आपको उसी के हिसाब से लॉ फॉलो करना पड़ेगा एंड उसी के हिसाब से आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस है और डिपॉजिट है वो आपको पे करना पड़ेगा सेबी को। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका जो क्राइटेरिया है वो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हालांकि ये एक और चीज़ है कि काफ़ी बार क्या होता है कि क्लाइंट्स हम लोग से अग्रीमेंट तो कर लेते हैं लेकिन सर्विस नहीं ले रहे होते हैं, तो इसके वजह से नंबर ऑफ क्लाइंट्स तो बढ़ जाता है लेकिन जो एक्टिव क्लाइंट्स है वो नहीं होते, कम होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने 300 के आसपास आपने अग्रीमेंट्स कर रखे हैं क्लाइंट्स के साथ में, लेकिन उसमें सिर्फ सिर्फ 200 लोग हैं जो आपके एक्टिवली सर्विस ले रहे हैं, 100 जन हैं जो लोग एक्टिव सर्विस नहीं ले रहे हैं। तो आप उनको एक नोटिस भेज सकते हैं, जो अपना जो क्लाइंट अग्रीमेंट है उसे आप कैंसिल कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आप 300 के ऊपर नहीं जा रहे हो। अगर जाते हैं तो कोई बात नहीं है, आपको बस नॉन आप इंडिविजुअल आरआईए नहीं रहेंगे, आप नॉन इंडिविजुअल आरआईए बन जाएंगे और उसके हिसाब से आपको सारे कंप्लायंसेस को फॉलो करना पड़ेगा। हालांकि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, तो एप्लीकेशन भरते समय आप है ना रिसेंट जो सेबी या फिर बीएसए सर्कुलर है उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप आरआईए बनना चाहते हैं या फिर आप इस जैसे एस्पिरेंट्स के साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, तो मैंने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बना रखा है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं एंड बाकी सारे एस्पिरेंट्स के साथ में आप कनेक्ट हो सकते हैं एंड मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं पार्ट टाइम आरआईए के बारे में कि क्या ये आपके लिए सही है। तो एक ऑप्शन है पार्ट टाइम आरआईए, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और ये किन लोग के लिए सही है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप बिजनेसमैन हो या फिर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और आप पार्ट टाइम एडवाइजरी देना चाहते हो, तो आप पार्ट टाइम आरआईए बन सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग पार्ट टाइम आरआईए की क्यू रूल्स के बारे में। तो मैक्सिमम 75 क्लाइंट्स ही ले सकते हैं पार्ट टाइम आरआईए एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल आरआईए जो कि फुल टाइम आरआईए है, जो कि 300 तक ले सकता है। तो ये 75 तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। इसके अलावा ये खुद को फुल टाइम आरआईए नहीं बोल सकते, ये अपने आप को पार्ट टाइम आरआईए इन्हें इन्हें बोलना पड़ेगा। मतलब कि अपने आप को ये क्लाइंट को जब भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं बोल सकते हैं। इनका जो भी रजिस्ट्रेशन है, क्लाइंट कम्युनिकेशन है, वेबसाइट है, हर जगह लिखा होना चाहिए कि ये पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है, ना कि फुल टाइम इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। तो ऐसा नहीं कर सकते कि ये अपना प्रीफिक्स चेंज करके सिर्फ इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लिखे। इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका जो प्रीफिक्स है वो हमेशा पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र ही रहे। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोजर, ये भी एक चीज़ है जो उनको ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए कि उनका जो बिज़नेस है वो उनका जो क्लाइंट के साथ में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें उन्हें बताना पड़ेगा कि उनका जो बिज़नेस है, करंट बिज़नेस या जॉब जो है, वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं है उनके एडवाइजरी के साथ में। बाकी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है फुल टाइम आरआईए की तरह। जैसे कि एनआईएसएम सीरीज 10A और 10B उनको क्लियर करना पड़ेगा, फिट एंड प्रॉपर पर्सन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो ये सब कुछ सेम रहेगा। बस जो मैंने अभी अबव 3 जो मैंने रूल्स बताया उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप पार्ट टाइम आरआईए बनने का सोच रहे हो तो। अब डिस्कस करते हैं कि पार्ट टाइम आरआईए बनना किनके लिए बेस्ट रहेगा। तो सैलरीड एम्प्लॉयड जो है, जो कि वीकेंड्स या फिर इवनिंग में अपना पार्ट टाइम एडवाइजरी देना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत सही रहेगा। या सीए, सीएस या फिर और फाइनेंस प्रोफेशनल्स जो अपने प्राइमरी प्रैक्टिस के साथ साथ और भी कंसल्टेंसी देना चाहते हैं, एक छोटा सा एडवाइजरी खोलना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये सही रहेगा। इसके साथ साथ अगर कोई फुल कमिटमेंट के बिना एक बार बस चेक करना चाहता हो कि ये जो बिज़नेस है उनके लिए सूटेबल है कि नहीं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आप आरआईए बनना चाहते हैं, लेकिन आप श्योर नहीं है कि आप फुल टाइम इसको कमिटमेंट दे पाएंगे या फिर ये आपके लिए सूटेबल होगा कि नहीं। तो आप स्टार्टिंग में पार्ट टाइम आरआईए बन सकते हैं एंड उसके हिसाब से काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। एक छोटा एडवाइजरी स्टार्ट करके देख सकते हैं एंड अगर आपको लगता है कि आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर आप अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं फुल टाइम आरआईए में।
और ये जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट आया था दिसंबर 2024 में, ताकि और भी बहुत सारे लोग अपना अपना बाकी का काम छोड़े बिना इस एडवाइजरी में आ सके। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि पैसा कितना लगेगा। लोगों को एक कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो ये है कि लोगों को लगता है कि सिर्फ सेबी को पेमेंट करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा बीएसई आईएएएसबी को भी पेमेंट करना पड़ता है। दोनों को हम लोग क्लियरली समझेंगे सेबी एफएक्यू अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेबी को कितना पे करना पड़ेगा। तो अगर आप इंडिविजुअल या फर्म है तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस 2000 पे करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको 3000 पे करना पड़ेगा, और रिन्यूअल फ़ीस जो है हर 5 साल में आपको एक बार पे करना पड़ेगा, जो कि है 1000 रुपीज़। और अगर आप कंपनी या एलएलपी है तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस 10,000 पे करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको 15,000 पे करना पड़ेगा, और हर 5 साल में रिन्यूअल फ़ीस आपको पे करना पड़ेगा, जो कि 5000। और ये सारे जो मैंने अमाउंट आपको बताया है वो सारे के सारे अमाउंट जीएसटी छोड़ के हैं, तो जीएसटी 18% के हिसाब से ये सब पे एप्लीकेबल भी होगा। अब हम लोगों ने जान लिया कि सेबी को कितना पेमेंट करना है। इसके अलावा बीएसई आईईएएसबी को भी पेमेंट करना होता है, तो वो भी समझ लेते हैं कि कितना पेमेंट करना होगा। तो इंडिविजुअल अगर है तो इंडिविजुअल को फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करना पड़ेगा 6000 रुपीज़, और रिन्यूअल जो है वो 5 के जगह 3 साल में होगा इसका, एंड इसका पे करना पड़ता है 5400 रुपीज़। और अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट या फिर एलएलपी है तो आपको पे करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन फीस यानी कि 3 लाख रुपया, और रिन्यूअल जो होगा वो होगा 3 साल में एक बार वापस से, मतलब हर 3 साल में होगा, एंड आपको पे करना पड़ेगा 2,97,000 रुपीज़। और ये जो अमाउंट है ये मैंने आपको जीएसटी के अलावा बताया है, तो आपको जीएसटी 18% के हिसाब से और एडिशनल ऐड करना होगा। अब बात करते हैं हम लोग डिपॉजिट के बारे में। पहले ये नेटवर्थ का क्राइटेरिया हुआ करता था, सेबी ने इसे चेंज करके अब डिपॉजिट का क्राइटेरिया कर दिया गया है। ये जो डिपॉजिट होता है ये शेड्यूल्ड बैंक में रखा जाता है, एंड इसे लीन करना होता है हमें बीएसई आईएएएसबी के नाम पे। एंड ये जो डिपॉजिट का जो अमाउंट है ये डिपेंड करता है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाइंट्स के ऊपर में। तो अगर आपके क्लाइंट्स है जैसे कि 0 से लेके 150 तक, तो आपको 1 लाख का डिपॉजिट करना होगा। 151 से लेके 300 तक है तो 2 लाख डिपॉजिट करना होगा। 301 से लेके 1000 तक है तो 5 लाख डिपॉजिट करना होगा। और 1000 प्लस अगर क्लाइंट्स है तो 10 लाख डिपॉजिट करना होगा। हालांकि इसमें एक और रिलैक्सेशन दिया गया है कि पहले फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में ही डिपॉजिट किया जा सकता था, लेकिन अब इसे चेंज कर दिया गया है। अब इसे ओवरनाइट फंड या फिर ना लिक्विड फंड के तरीका से भी अब मतलब डिपॉजिट किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि पहले जो पैसा सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में ब्लॉक रहता था, अब वो उसके थ्रू हम लोग जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे या फिर लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो उससे थोड़ा रिटर्न भी और जनरेट होगा। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए अब समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन अप्लाई कैसे करते हैं। तो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है बीएसई के पोर्टल से होता है, क्योंकि बीएसई ही आईए रजिस्ट्रेशन के लिए डेजिग्नेटेड एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है। सबसे पहला स्टेप है कि बीएसई आईए रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पे जाके अपने आप को न्यू मेंबर के रूप में रजिस्टर करो। फिर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करो, आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिलेगा। अब लॉगिन करके एप्लीकेशन फिल करो, एंड इसमें आपको मल्टीपल टैब्स मिलेगी जैसे कि एप्लीकेंट डिटेल, बैंक डिटेल, एड्रेस डिटेल, पर्सनल डिटेल, डिक्लेरेशन एक्सेट्रा। एंड नवंबर 2025 के बाद में एक रिलैक्सेशन किया गया है, जो कि है कि डिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर के जगह में आपको बस एक डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा। फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करो, जो कि है कि पैन, आधार, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एनआईएसएम सर्टिफिकेशन, अंडरटेकिंग्स एंड आपका डिक्लेरेशंस। इसके बाद में सेबी एप्लीकेशन फ़ी पे करो एंड फॉर्म को सबमिट करो। इसके बाद में सेबी और बीएसई आईएएस भी आपके बैकग्राउंड को चेक करेंगे। अप्रूवल मिलने के बाद में सेबी का रजिस्ट्रेशन फीस पे करो। फिर बी ए एस एल बी आई ए एस बी का फीस जो है, मेंबरशिप फीस, वो पे करो। एंड जो डिपॉजिट मेंटेन करने का क्राइटेरिया है वो डिपॉजिट मेंटेन करो। अप्रूवल मिलते ही आप सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन जाओगे। तो अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में कि इनकम पोटेंशियल क्या है इसमें। तो सेबी ने इसमें अलग अलग तरीका का कैप बना रखा है। दो सिस्टम है इसमें। एक पहला वाला है फ्लैट फिक्स्ड फी, जिसमें आप एक क्लाइंट या फैमिली से 1,51,000 रुपीज़ चार्ज कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक फैमिली है, उस फैमिली में 5 मेंबर्स है, 5 के 5 मेंबर्स आपसे कंसल्टेंसी ले रहे हैं, तो आप उनसे अलग अलग 1,51,000 नहीं ले सकते। आपको पूरे फैमिली को एज वन क्लाइंट कंसिडर करना पड़ेगा, एंड आप उनसे चार्ज कर सकते हो 1,51,000 रुपीज़। या फिर सेकंड मॉडल है, सेकंड मॉडल में है आपका ए बेस्ड फी, मतलब कि एसेट अंडर एडवाइस। तो अगर एसेट अंडर एडवाइस मान लीजिए कि 1 करोड़ है, तो मैक्सिमम आप 2.5% चार्ज कर सकते हैं, यानी कि 2.5 लाख रुपीज़। तो भले ही ये 1,51,000 से ज़्यादा है, लेकिन अगर आप सेकंड मॉडल चूज कर रहे हो ए बेसिस, तो
अगर 1 करोड़ का 2.5% अगर 2.5 लाख रुपया भी होता है तो भी आप उनसे 2.5 लाख रुपया चार्ज कर सकते हैं। और अब मान लीजिए कि अगर आप एडवाइजरी नहीं खोलते हैं, आप जॉब में जाना चाहते हैं, तो फ्रेशर्स के लिए इसमें करीब करीब 5 लाख रुपया मिलता है। और अगर एवरेज सैलरी देखा जाए तो 7 लाख रुपया रहता है। और अगर आप एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस होने से आपको करीब करीब 18 लाख तक का भी आपको सैलरी मिल सकता है इसमें। तो हम लोग बात करते हैं कंप्लायंस के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के साथ साथ काम खत्म नहीं होता, इसके बाद में भी आपको कंप्लायंसेस फॉलो करनी पड़ती है, जैसे कि क्लाइंट्स अग्रीमेंट और रिस्क प्रोफाइलिंग मेंटेन करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखना, पीरियोडिक डिस्क्लोजर और ऑडिट करना, कोड ऑफ कंडक्ट को मेंटेन करना, देखना कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहीं पर नहीं आ रहा हो, सर्टिफिकेट को टाइमली रिन्यू करना, डिपॉजिट को क्लाइंट के नंबर ऑफ क्लाइंट के हिसाब से डिपॉजिट को मेंटेन करते रहना टाइम टू टाइम। ये कंप्लायंस हैवी प्रोफेशन है, बट यही चीज़ इसे क्रेडिबल और ट्रस्टवर्दी बनाती है बोथ क्लाइंट और रेगुलेटर के नज़र में। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एक कॉमन मिस्टेक मैं बताऊंगा, तो वो ये है कि जैसे ही लोग एनआईएसएम का सर्टिफिकेशन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो वो बीएससी के पोर्टल में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए चल जाते हैं बिना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर फिट एंड प्रॉपर नॉर्म देखे। इससे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है या डिले हो जाता है। इसलिए एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को डबल चेक करो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिडेबल होना चाहिए। एंड बीएससी बीएएसएल का जो फीस है और सेबी का जो फीस है वो दोनों को अलग अलग से समझ लो कि क्या है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इसी के साथ में हम लोग आ जाते हैं वीडियो के एंड में, और ये कंप्लीट रोड मैप मैंने आपको दे दिया है सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनने का। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपका सवाल क्या है, या फिर आप RIA बनना चाहते हैं तो टाइप करिएगा RIA। और मेरे साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक एंड अपने दोस्त लोग के साथ में भी शेयर करिएगा ये वीडियो को, ताकि और भी RIA बन सके इंडिया में। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।